उसी तरीके से धीरे 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 जैसे मैं ग्रो करता गया, मेरी बॉडी ग्रो करती रही, वेट्स वगैरह भी इंक्रीज हो, और अचानक से एक दिन मुझे लगा कि मेरे हाथों में, मेरी गर्दन में पेन होना शुरू हो गया, और एक्सरसाइज की पेन चला गया, होते होते अप एंड डाउन होते होते वो पेन इतना बढ़ गया कि उससे कुछ नहीं होता था। आपका तो करियर खतरे में हो गया, आपका तो फ्यूचर खतरे में है, करियर तो छोड़िए, फ्यूचर खतरे में। अब आप सोचिए कि 31-32 साल की उम्र में किसी को बोल दिया जाए कि आपका तो फ्यूचर ही खतरे में, तो वो किस दौर से गुजरेगा। उन्होंने बताया कि आपके गर्दन में 3 डिस्क रप्चर हो गई है। रप्चर का मतलब डिस्क कोलैप्स हो गई हैं, फट गई हैं, और उनमें से फ्लूइड आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है। होपोनोपोनो है क्या? होपोनोपोनो एक हवाईन वर्ड है, जो कि हवाई का स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है, और होपोनोपोनो को एक्चुअली बोला जाता है मेकिंग थिंग्स राइट। अब हमारे जो हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहे, हमें उसको सही कैसे बनाना है, वो जब हम होपोनोपोनो करते हैं तो वो हमारी लाइफ में चीजें सही होनी शुरू हो जाती हैं। लेडीज को लेकिन बैक के प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं, इमोशनल स्ट्रेस भी है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, कुछ एक स्ट्रेस का टाइम। तो आपने वही बताया कि वो जो मीनोपॉजल टाइम होगा, या कुछ एक इमोशंस को लेकर उसको शांत करना, तो स्पाइन और ये दोनों में ये ब्लू वाटर इज द मोस्ट इफेक्टिव। हम जब चक्रास की बात करते हैं ना, तो चक्रास एग्जैक्टली स्पाइन में होते ही नहीं है, वो तो बाहर। जैसे माना जाता है जब आप किसी चीज को, हम कहते हैं निर्जीव है, उस निर्जीव में भी जीवंत है वो जीव शब्द। हाँ। है ना? सो वो कभी जीवंत रहा हो एक्चुअली सांसें, और जब वो आपके संपर्क में आ जाता है तो वो आपके ही वाइब्रेशन से फिर जीवंत हो जाता है, जीवित हो जाता है ना? तो उस चीज को शुक्रिया, जिस कलम को उठाते हो उसको शुक्रिया, जिस पेपर पे लिखते हो उसको शुक्रिया। और ये एक बहुत खूबसूरत चीज है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी सांसें जिस तरह से बताती हैं हम जिंदा हैं, उसी तरह से हमारा हर चीज, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी चॉइसेस, वो हर चीज जिंदा है। राधा कृष्ण के टेम्पल गया, देखा तो राधा तो गोरी है और कृष्ण तो काले। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? कि हमारे हिंदू धर्म में विष्णु को, महादेव को सांवले रंग या ब्लू कलर में ही क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो कलर डिविनिटी का है। आज के पॉडकास्ट में विनीत जी ने बहुत सारी बातें बताई। होपोनोपोनो जो प्रेयर है वो कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, और छोटे छोटे ऐसे टूल्स भी दिए उन्होंने कि अगर कोई लीगल केस चल रहा हो, कोई जिंदगी में ब्लॉकेज आई हो, तो किस तरह से उसको हम उससे आज़ादी पा सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो विमेन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो पीरियड्स के दौरान में दर्दें होती हैं या मीनोपॉज के टाइम में जो तकलीफें आती हैं, उससे हम होपोनोपोनो के साथ कैसे उसे डील कर सकते हैं। सो देखिए, आज की ये बहुत ही खूबसूरत सी एक कॉन्वर्जेशन, जिसे मैंने महसूस किया हर पल। विनीत एक खुद में एक मिस्ट्री है। विनीत एक खुद में उन पलों में जी रहे हैं जिसे वो कहते हैं आई एम होपोनोपोनो। विनीत वो हैं, जब मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को, जो लोग मेरे पास आते हैं, उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको राह दिखा के फिक्स कर पाऊँ। तो आज विनीत की जुबानी उनके जो ऐसे लैंडमार्क्स हुए, जहाँ पे जब उनकी सर्जरी हुई और फिर वो ग्रैंड मास्टर ह्यूई लिन से मिले, जो वो होपोनोपोनो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर ह्यूई लिन से मिले। और कैसे उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई या खुल गई या बन गई, आज इसी की बातचीत, इसी के बारे में हम विनीत से करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विनीत। अलोहा। सो विनीत, ये जर्नी क्या रही?
हाँ, वेल ये जर्नी के बारे में स्पेशली जब हम होपोनोपोनो के बारे में बात करते हैं, हमारे टीचर बोलते थे, हमें ये समझ में नहीं आता था। वो बोलते थे, आप होपोनोपोनो को नहीं चुनते हैं, होपोनोपोनो आपको चुनता है। और जब वो आपको चुनता है, तो आप उसके होके रह जाते हैं, फिर आप कहीं नहीं जाते। लोग होपोनोपोनो करते हैं, सिखाते हैं, बट मैं देखता हूँ कि मैं होपोनोपोनो हो चुका हूँ। मुझे होपोनोपोनो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होपोनोपोनो है क्या? पहले एक आम जनता जिनको शायद ये नहीं पता, वो क्या है? वो 4 जो सेंटेंसेस हैं, वो है क्या और उनकी ताकत क्या है? सो होपोनोपोनो एक हवाईन वर्ड है, जो कि हवाई का स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है। और होपोनोपोनो को एक्चुअली बोला जाता है मेकिंग थिंग्स राइट। सो अब हमारे जो हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहते हैं, हमें उसको सही कैसे बनाना है, वो जब हम होपोनोपोनो करते हैं तो वो हमारी लाइफ में चीज़ें सही होनी शुरू हो जाती सो वो जो 4 सेंटेंस हैं जिसको ज़्यादातर सारी दुनिया जानती है, दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो वो फिज़िकली भी यूज़ होता है, कोई फिज़िकल एलिमेंट आए, अपने ऊपर भी होता है, मेंटली भी है, अपने ट्रॉमास पे, अपने वुंड्स पे, और सोल जर्नी भी, क्योंकि अक्रॉस टाइम एंड स्पेस अगर हम माने पुनर्जन्म को भी, तो क्या पता क्या किया जाने अनजाने, तो हम माफ़ी माँग लेते हैं। इज़ दैट राइट। सो? हाँ, सी उसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सब लोग आज की डेट में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, वो हमें क्या दिखाता है? जो हमारी मेमोरी डिस्क में होता है, वही आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। या आप इंटरनेट ऑन करेंगे तो जो क्लाउड पे होगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं दिखाएगा। उसी तरीके से हमारी जो ज़िंदगी में जो हमें दिख रहा है या हमें जो दिखाया जा रहा है, वो हम उसको मेमोरीज़ बोलते हैं, हम उसको डेटा बोलते हैं। हुँ, हुँ। सो ये मेमोरीज़ कहाँ से आती हैं? नेचुरली ये हम अपनी पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं। हुँ। हमारा एक अपना डीएनए है, डीएनए के अंदर अपनी एक इंफॉर्मेशन है। अब वो इंफॉर्मेशन कितने लाइफ टाइम से चलती आ रही है, ये हमारा जान पाना असंभव है, बिल्कुल मुश्किल है। जो रह गया, उसकी शायद सफाई होनी है, या उसको, क्योंकि जो बह गया सो बह गया। हुँ, जो रह गया मेमोरी में, हाँ, तो उसका उसकी अभी नीड है, तभी उसकी प्रेज़ेंस है। क्योंकि हाँ, जब प्रेज़ेंस में आप घुल जाते हैं, राइट, मिल जाते हैं, तो शून्य हो जाता राइट। है ना? तो वो जो आप बात कर रहे हुँ, हैं, वो उसी चीज़ की है जो गाँठ बन के वहाँ है, हाँ, आ गई, अभी है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। सो जैसा आप बोल रहे हैं, एक तो जो हम साथ में लेके आए हैं हुँ, और दूसरा जो हम साथ में लेके चल रहे हैं। या क्योंकि हम कहीं न कहीं कोई न कोई सोच लेके आ रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, वो भी एक मेमोरी क्रिएट कर रही है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम आया, अब हमारे पास चॉइस क्या है, उसको किस तरीके से किया जाए? मॉरली या जैसे-तैसे उसको काम कर लिया। उसी के हिसाब से हमारी एक मेमोरी जो बन जाएगी और वो कहीं न कहीं हमारे अंदर जुड़ जाएगी। अब वो मेमोरी हमारे लाइफ में एक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। और वो सिचुएशन किसकी लाइफ में करेगी? हम जब अपना डीएनए हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, सो वो मेमोरी उनके साथ भी जुड़ के जा सकती है। सो होपोनोपोनो इज़ सो प्रोफाउंड।
और इस प्रोसेस को हम क्लीनिंग बोलते हैं, शुद्धिकरण बोलते हैं, जो ना सिर्फ आपका जो पास्ट क्लियर करता है, बल्कि आपका जो फ्यूचर जो आने वाला है, जो नहीं आया है, उसमें भी क्लीनिंग करता है। तो रिग्रेशन ही नहीं, प्रोग्रेशन पे भी काम कर रहा है। यस, यहाँ पर हम जो आज हैं, जब हम रिग्रेस, जैसे हम पास्ट लाइफ में भी करें तो रिग्रेशन है। यस, यहाँ पीछे से लाके इधर उधर काम किया, इधर काम किया, और फिर आगे का उसकी भी क्लिंजिंग होनी शुरू हो जाती है, उसकी भी रास्ते बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट हमारे हमारे जो मास्टर जो हमेशा बोलते थे, सब लोग सही और गलत में फंसे हुए फंसे हुए हैं। वो जो सोचते हैं उनको जिससे फायदा है वो सही है, बाकी गलत है। जो वो जानते हैं, जो वो समझते हैं, जैसे उन्होंने धारणा बनाई वो सही है। जो जो अंधकार में है, हाँ। उसका पता ही नहीं, चांद का दूसरा रूप पता ही नहीं हमें, दूसरे साइड। एग्जैक्टली, सो इसलिए वो बोलते हैं कि आपको जब ये नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आप कैसे एक्ट करेंगे, कैसे निर्णय लेंगे। आपका कोई फ्रेंड है, वो आज बाइक चला रहा है, ठीक है, आपको लगा कि अरे ये तो धूप में घूमता है, इसको गर्मी लगती होगी, ये है वो है, मेरे पास पैसे हैं, मैं इसको गाड़ी खरीद के दे देता। आपने अपनी तरीके से तरफ से सही सोचा और आपने गाड़ी खरीद के दे दी, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि वो कैसा ड्राइवर है, कैसे चलाएगा, उसको ड्राइविंग के वो एथिक्स मालूम है कि भी नहीं मालूम है। अब आपने गाड़ी ले दी, उसने गाड़ी ले ली, अब उसको पीने की भी आदत है, बाइक पे शायद वो बच जाता होगा, अब वो गाड़ी आ गई तो पहले जो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलाता था, अब वो 100 की रफ्तार से चलाएगा। और वो पीने की आदत जो जो आपको शायद नहीं मालूम है, या वो पी के गया और उसने एक्सीडेंट कर दिया। अब बताइए, इसमें सही और गलत का कुछ पता चला? आपने तो अपनी तरफ से सही किया, लेकिन आपके सही की वजह से उसकी लाइफ में गलत हो गया। अब वो क्या बोलेगा, आपने मुझे गाड़ी खरीद के दी, उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास गाड़ी नहीं होती तो मैं तो बाइक पे ही अच्छा था। इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने दोस्त की बात की, बट ये आजकल जब घरों में हो रहा है, हम बच्चों को ना वो रेडी हैं, ना कुछ उन्हें मैच्योरिटी है, क्योंकि गाड़ी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? सो रूल्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है। सो एक्चुअल में हो रहा है ये कि हम दे देते हैं और स्पीड पता नहीं है और चले गए, और फिर जिंदगी भर हम सोचते हैं हाय हमने क्या किया। मैं तो पहले मुझे इरिटेशन होती थी, अब नहीं होती, क्योंकि अब मुझे कि लाइफ कैसी चल रही है वो साफ दिखाई देती है। जब मैं देखता हूँ दादा दादी, खासकर दादा, 1 साल के बच्चे को लेकर स्टीयरिंग के पीछे बिठा देते हैं और उसको बिठा के ड्राइव कर रहे हैं। वहीं से क्या है, आपने सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के डालना शुरू कर दिया कि अब वो गाड़ी के पीछे बैठा हुआ, उसकी मेमोरीज क्रिएट होनी शुरू हुई। अब वो जब बड़ा होना शुरू होगा, वो बोलेगा सबसे पहले तो मुझे गाड़ी चाहिए। उसको गाड़ी के बारे में कुछ नहीं मालूम, गाड़ी के एथिक्स नहीं मालूम, गाड़ी के रूल्स रेगुलेशन नहीं मालूम, ट्रैफिक रूल्स नहीं मालूम, लेकिन जब भी जहां आपकी नजर हटी, वो गाड़ी लेके चला जाएगा। फिर जो होगा वो आप जानते ही हैं। सो इसी करके डॉक्टर लेन बोलता है कि हमें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, तो हम हो पोनो पोनो के थ्रू पेटिशन करते हैं। ओह वाओ। और वो पेटिशन किसको करते हैं? डिविनिटी को करते हैं, बिकॉज डिविनिटी तो डिवाइन ने तो सारी ये अनलिमिटेड क्रिएशन बनाई है। सो डिविनिटी इज द ओनली वन हु नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, द डिवाइन इंटेलिजेंस। यस। सो जब भी हम जैसे हम नॉर्मली जो कि ज्यादातर लोग जानते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सिंपल सेंटेंसेस नहीं है, ये डिविनिटी के लिए एक पिटीशन है। हम उनको बोल रहे हैं
कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ किया, जो कुछ गलत किया, उसके लिए मैं सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ग्रैटिट्यूड करता हूँ। एंड जो भी मेरे लाइफ में आएगा, आई विल लव इट, आई विल एक्सेप्ट इट बिकॉज़ इट हैज़ कम थ्रू यू। और जब हम इस भाव से जाते हैं, डिविनिटी देखते हैं कि हाँ, ये अब खुद डायरेक्टली ना जाकर अब ये मुझे अप्रोच कर रहा है। ये इसने जान लिया है कि ये कर्म करेगा तो उसका नतीजा सही या गलत आएगा, कोई पता नहीं है, लेकिन अब ये मुझे अप्रोच कर रहा है क्योंकि मैंने ही इसको लाइफ को बनाया है। तो वो फिर वहाँ से मना भेजते हैं या लाइट बोलते हैं, वो मेमोरीज डिसॉल्व करते हैं और वो आपकी जो लाइफ में जो सही नहीं चल रहा था, वो सही होना शुरू हो जाता है। विनीत, क्या ये सिमिलर उसी ग्राउंड में है जब हम कहते हैं क्षमा, फॉरगिवनेस, है ना? फॉरगिवनेस मांगना और फिर धन्यवाद करना और उस पे सरेंडर हो जाना, यही है राइट। उस डिविनिटी में कि हाँ। ये सिमिलर वही थॉट है क्षमा की और शुक्रिया या धन्यवाद करने की और फिर सरेंडर होने की, है ना? बिल्कुल, तो ये वैसे ही चलता है। ये वही, ये उसी हाँ, डेप्थ में चल रहा है, उसी इंटेंसिटी से चल रहा है। उसी इंटेंसिटी से चल रहा है। हम्म, होपोनोपोनो का मतलब मेकिंग थिंग्स राइट। या थिंग्स राइट कब होंगी? जब ये जानना शुरू करेंगे कि हमें नहीं पता सही या गलत क्या है। हम्म, हमें ये भी नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या आने वाला है। हम्म, और फिर हम कहीं और ना पहुंचे, हम उसके पास पहुंचेंगे जिसने हमें बनाया है। हम्म, जिस तरीके से हमें कोई भी बचपन में कोई भी दिक्कत होती है, इवन बड़े होके भी, तो हम अपने माँ बाप के पास जाते हैं कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़िंदगी देखी है और वो हमें सही गाइडेंस देंगे। हम्म, ऐसे ही जब हम ये जानना शुरू कर देते हैं, हम मानते हैं कि भगवान है, गॉड है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। मानने में और जानने में बहुत फ़र्क है। ओशो कहते हैं पहले जानो और फिर मान लो। अ, मतलब जानना भी उतना देखिए जरूरी है, जब मानने में अंधविश्वास भी आता है और हाँ, मानने में नेगेटिव अंधविश्वास को उस तरह से क्यों बोला जाए, बिलीफ सिस्टम होता है कि परिवार में वो मान रहे हैं तो मैं भी मान रहा हूँ, है एग्ज़ैक्टली। ना? तो वो भी चल रहा है। लेकिन जब आपने जान ही लिया, तो मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो है, आप हो। हाँ, आपने जान लिया। लेकिन अ, जो हम देखते हैं अपनी लाइफ में, वो तो सब मान्यताओं पे चल रहा है। जब हम जान लेते हैं, तो मान्यताएं अपने आप गिर जाती हैं। तो हमें लाइफ वैसी दिखाई देती है जैसी है। सो ब्यूटीफुल। तो ये जो सफर आपका शुरू हुआ, आपने बताया कि 2000 में आप फिटनेस में इंट्रोड्यूस हुए थे राइट, और फिर 2005 में आपने फिजियोथेरेपी शुरू की राइट, और 2006 में एक अच्छी खासी सर्जरी हो गई। राइट। वो सफर क्या था? क्योंकि आपने कहा वो पहला लैंडमार्क था जब 2006 में मेरी सर्जरी हुई। देखिए, हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो अब स्टार्ट हुई है। ऐसा है नहीं। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है हमारी सदियों से और लाइफ टाइम से चलती है। बिल्कुल। सिर्फ हर हर लाइफ में कुछ कारण बनते हैं। सो 2005 से पहले स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल लाइफ वगैरह क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था। मैं भी वही फॉलो करता था जैसे पेरेंट्स फॉलो करते थे। मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, तो मैं भी मंदिरों में जाता था और मैंने सारे मंदिर भी देखे, वैसे फॉलो करता था जैसे वो फॉलो करते थे। फिर मैं 18 साल के बाद बाहर चला गया
वहाँ पे मैंने एक अलग दुनिया देखी। तो मेरी वहाँ के हिसाब से फिर सोच बदलनी शुरू हुई। जब मैं वापिस आया तो मेरे माँ-बाप बोलते हैं, "तू तो बिल्कुल बदल गया है। तूने तो सब कुछ छोड़ दिया है, तू कुछ भी नहीं करता है।" तो मेरा कुछ उनका एक ऐसा कोई जवाब नहीं होता था, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मैंने उनको बोला बस ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैंने तो वो किया जो आपने सिखाया। अब मैं अपने आप लोगों से दूर जाके धीरे-धीरे ज़िंदगी को जान रहा हूँ। वो करते-करते 2000 मुझे एक्सरसाइज़ करने का बचपन से शौक रहा है। फिर जब मैं 2000 में जब वापिस आया, मैं भारत वापिस आया, तो फ़िटनेस का बूम शुरू हो रहा था। जिम्स वगैरह शुरू हो रहे थे। तो मैंने अपना फ़िटनेस का सर्टिफ़िकेशन कोर्स किया जालंधर से। अपना जिम स्टार्ट किया। लोगों को एक्सरसाइज़ सिखाने लगा, उनको रिज़ल्ट्स भी आए। अब मेरे बॉडी में भी बदलाव आ रहा था। बट अंदर ही अंदर कहीं न कहीं मेरे पिछले जन्मों के कर्मास की एक श्रृंखला, एक वो कड़ी जो है ना शुरू हो गई, जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को अंदर ही अंदर कमज़ोर किया। और ऊपर से आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अंदर से आपको पता नहीं चलता है। ऐसा ही कैंसर के साथ होता है, ऐसा ही डायबिटीज़ के साथ होता है कि आप बाहर से कुछ और लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर के आपका जो कर्म जो आप जो लेके आ रहे हैं, वो अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। तो क्या जिम में हेवी वेट्स उठाने से वो कारण भी बन सकता है? सबके साथ नहीं, हुँ, सबके साथ नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि हम ऊपर से तो स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं, लेकिन अंदर हमारा हार्ट, जैसे कुछ लोगों को दौड़ने की आदत है, ठीक है, अच्छा दौड़ रहे हैं, वेट भी लूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके हार्ट की कैसी कंडीशन है वो कैसे पता लगाएँगे? हमारे इंडिया में तो लोग नहीं जाते रेगुलर चेकअप के लिए, और अगर जाएँ भी तो भी नहीं पता चल पाता है। और एक दिन पता लगता है, आप डेली न्यूज़ सुनते होंगे, कोई वहाँ कोलैप्स हो गया ट्रेडमिल पे, किसी का वेट्स वगैरह उठाते-उठाते अचानक क्या हुआ और वो वेट्स गिर गए। सो अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम। उसी तरीके से धीरे-धीरे जैसे मैं ग्रो करता गया, मेरी बॉडी ग्रो करती रही, वेट्स वगैरह भी इंक्रीज़ हो गए। और अचानक से एक दिन मुझे लगा कि मेरे हाथों में और मेरी गर्दन पे पेन होना शुरू हो गया। कहा कोई बात नहीं, और एक्सरसाइज की, पेन चला गया। होते-होते अप एंड डाउन होते-होते वो पेन इतना बढ़ गया कि उससे कुछ नहीं होता था। फिर तब मैं बॉम्बे में था, और मैंने मेरे कुछ डॉक्टर लोग जानकार थे, क्योंकि फ़िटनेस में जब आप होते हैं तो काफ़ी लोगों को जानना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मेरा एमआरआई कराया, तो उन्होंने बोला आपका तो करियर खतरे में हो गया है, आपका तो फ्यूचर खतरे में है। करियर तो छोड़िए, फ्यूचर खतरे में। अब आप सोचिए कि 31-32 साल की उम्र में किसी को बोल दिया जाए कि आपका तो फ्यूचर ही खतरे में, तो वो किस दौर से गुज़रेगा। इमीडिएट डिप्रेशन, कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। सो बहुत जगह मैंने अपने और डॉक्टर्स को दिखाया, और फिज़ियोथेरेपी के लिए रिकमेंड किया, तो मैंने फिज़ियोथेरेपी भी कराई, महीनों तक कराई। पेन चला जाता था, फिर आ जाता था, पेन चला जाता था, फिर आ जाता था। तो मैंने एक चीज़ देखी कि ये 2004-2005 की बात है, और मैं फ़िटनेस में भी था। मैंने कहा अब मैं फ़िटनेस में तो वेट्स वग़ैरह शायद ना उठा पाऊँ। ऐसा क्या है मैं जो आगे और कर सकता हूँ, जो मुझे हेल्प करे? तो मैंने देखा जब डॉक्टर लोग मुझे फिज़ियोथेरेपी के लिए भेज रहे हैं, तो मैं ही क्यों ना फिज़ियोथेरेपी का कोर्स कर लूँ। और मैंने मुंबई में एनरोल कर दिया फिज़ियोथेरेपी कोर्स में। मैंने फिज़ियोथेरेपी की स्टडी स्टार्ट कर ली, बट वो स्टडीज़ इतनी आसान तो है नहीं। उसने मेरी गर्दन पे और प्रेशर बढ़ा दिया पढ़ने का। और फिर मैंने 2005 में
फिर से एमआरआई कराया तो उन्होंने बताया कि आपके गर्दन में 3 डिस्क रप्चर हो गई हैं। रप्चर का मतलब डिस्क कोलैप्स हो गई हैं, फट गई हैं और उनमें से फ्लूइड आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है। और धीरे-धीरे मैंने देखा कि मेरे राइट साइड की जो पावर है वो 50% खत्म हो गई है। सो किसी चीज़ को लिफ्ट करना, किसी चीज़ को काम करने में मुझे दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो हमारे एक डॉक्टर हैं, अब पता नहीं शायद हैं कि भी नहीं, उन्होंने बोला कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं आपकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी को कुछ जगह से काट के जो है और उसको निकालना पड़ेगा। इनका और प्रोग्नोसिस और आगे कहते हैं आपको हमेशा जो है ना डिफ़िकल्टीज़ के साथ रहना पड़ेगा और ये तो काम आप कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे डॉक्टर को दिखाया। देन इवेंचुअली जिन्होंने मेरी सर्जरी की, दैट डॉक्टर एक्चुअली गेव मी 1 आवर। उन्होंने मुझे बिठाया और समझाया, देखिए हम ऐसे-ऐसे करेंगे। और मेरे एक्सपीरियंस में जब हम ऐसे करते हैं तो काफ़ी अच्छे प्रोग्नोसिस होते हैं। तो उन्होंने मुझे प्रोसेस समझाया, बोले कि हम आपकी बॉडी में से आपके 3 डिस्क प्रोलैप्स हैं, लेकिन हम 2 डिस्क निकाल देंगे और 1 डिस्क अपने आप जो है, जो कंप्रेशन बना हुआ है, जब 2 डिस्क निकालेंगे, एक पे से अपने आप प्रेशर हट जाएगा और उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, वो अपने आप धीरे-धीरे फ्यूज़ हो जाएगी। वो हो गया, बट सर्जरी के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो मतलब फिजिकल सर्जरी ही नहीं, सोल सर्जरी भी हो गई। हाँ, मैंने कहीं सद्गुरु को कहते सुना है कि हर एक को अपनी रीढ़ की हड्डी को हाथ मत लगाने दीजिए। आजकल हर कोई दूसरा आपको कायरोप्रैक्टिस कर रहा है, फिजियोथेरेपी कर रहा है, जिनको उसके एनर्जी, हाउ स्ट्रॉन्ग योर स्पाइन इज एनर्जेटिकली, उनको कुछ नहीं मालूम। तो वो बोलते हैं कि किसी को भी आपकी वो स्पाइन को हाथ लगाने को मत दीजिए। नहीं, पर वैसे तो अब जब तकलीफ है तो तब तो दिखाना ही है ना, डॉक्टर को तो हाँ, दिखाना ही है ना, फिजिकली दिखा सकते हैं। फिजिकली दिखाना है ना, पर एनर्जेटिकली जब आप कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं और मुझे काफ़ी पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं जहाँ पर वो अलग अलग हीलर्स और मोडालिटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को सुनिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए और सब्सक्राइब कीजिए और कईयों के साथ शेयर कीजिए। और एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी विद्या है या हीलिंग मोडालिटी है जो आप बहुतों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं और आपको पता है कि आपके एक्सपीरियंस में आपने उस मोडालिटी के थ्रू कईयों की तकलीफें दूर की हैं, तो आप ज़रूर मुझे ईमेल कीजिए और आइए इस पॉडकास्ट पे और शेयर करिए अपनी लर्निंग्स और अपने व्यूज और अपनी मोडालिटी, जिससे बहुतों को फायदा हो। थैंक यू। ये बात कहीं ना कहीं मैंने जब कनेक्ट किया कि मेरा ऑपरेशन स्पाइन के साथ हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ हुआ है, कुछ तो हुआ, कुछ कुछ स्पार्क हुआ। कुछ तो, क्योंकि ये स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन है, यहाँ से आपके विशुद्धि चक्र भी है और उन्होंने यहीं कुछ छेड़ाखानी की और कुछ चेंज हो गया। सो टोटली जो मेरी सोच मटेरियल वर्ल्ड में घूमती थी, वो मटेरियल वर्ल्ड से हट के जो है स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ उस समय शुरू हो गई और आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। सो इंटरेस्टिंग। और उसके बाद आपने रेकी भी की, एक्यूप्रंक्चर भी सीखा और मेडिटेशन, ताई ची, ची गोंग, चीगोंग, यस। ये सब फिर आपने सीखना शुरू कर दिया।
हाँ, ये सब मैंने अपने आप को क्योंकि जब आप वो जर्नी पे चलना शुरू करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपको जो है फिज़िकली और मेंटली ऐसा कौन-कौन से मोडालिटीज़ हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। उसके लिए मैं अलग-अलग कंट्रीज़ में मैंने घूमना शुरू किया, चाइना गया, चाइना में उनकी मेडिटेशन सीखी और फिर वापस आया, फिर इंडिया में मैंने योगा करना शुरू किया। सो आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर ऑल्सो और रेकी भी मैंने मास्टर लेवल तक किया। बट जब 2008 के बाद जब होपोनोपोनो मेरी ज़िंदगी में आया, ये बाकी सारी चीज़ें रुक गई। आप कहते हैं कि आप बहुत लकी थे और वो ब्लेसिंग थी कि आपको वैसा गुरु और ग्रैंड मास्टर मिले। वो क्या हुआ था? देखिए 2008 में मैं हीलिंग के बारे में ही पढ़ रहा था। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा डॉक्टर ह्यूलिन के बारे में। उनका फर्स्ट नेम बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं वो यहाँ बोलूँगा नहीं। मैंने उनके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि वो एक्चुअली प्रोफ़ेशन से साइकोलॉजिस्ट थे। ही वाज़ डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी और उनको हवाई के मेंटल प्रिज़न में जहाँ पे मेंटल हेल्थ वाले क्रिमिनल्स को रखा जाता है एंड दे आर रियली हार्डकोर क्रिमिनल्स। उनको एज़ अ साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे जॉब के लिए भेजा गया कि आप जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए और देखिए कि इनमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे ये लोग ठीक हो सकते हैं। तब तक डॉक्टर ह्यूलेन ऑलरेडी होपोनोपोनो करते थे। ये सब मैंने स्टोरी में पढ़ा। उन्होंने उन क्रिमिनल्स को कभी भी फेस टू फेस कभी भी कंसल्टेशन नहीं दिया। उन्होंने कभी भी कोई काउंसलिंग नहीं की। वो क्या करते थे? अपने ऑफिस में बैठते थे, उन लोगों की फाइल्स खोलते थे, उनके बारे में पढ़ते थे। उन्होंने जो किया, वो अपने अंदर देखते थे और जिनके साथ उन्होंने वो क्राइम किया और वो खुद किस दौर से गुज़रे हैं, वो सब उन्होंने अपने अंदर महसूस करना शुरू किया। तो जब उनके अंदर जो अशुद्धि जो है, जो फाइल्स पढ़ने से आ रही थी, उन्होंने होपोनोपोनो के थ्रू उसको शुद्धिकरण करना शुरू किया। उन्होंने जो अंदर जो नेगेटिव थॉट्स और जो भी इमोशंस जो उनके अंदर आ रहे थे, उन्होंने उसको होपोनोपोनो के थ्रू जो है क्लीनिंग करनी शुरू की। हम लोग उसको क्लीनिंग बोलते हैं, शुद्धिकरण करनी शुरू की और जब उन्होंने उन थॉट्स को, उन इमोशंस को अपने अंदर जो है शुद्ध कर लिया, तो उन्होंने देखा कि जो है सेम जो है चेंजेस उनके जो क्लाइंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके अंदर आने शुरू हुए और जब उन्होंने वो फैसिलिटी छोड़ी तब हार्डली 6 या 7 लोग वहाँ रह गए थे, बाकी सब लोगों को अच्छा होने पे छोड़ दिया गया था। हाँ, और उसके बाद उनको इंस्पिरेशन आई डिविनिटी की, अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब आपको दूसरी जगह जाना है और फिर वो वहाँ से फिर हवाई चले गए। मतलब हवाई में थे, हवाई में जहाँ पे हम लोगों का एक्चुअल जहाँ पे जो सेंटर है, वो फिर वापस वहाँ चले गए और फिर उन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जब उन्होंने ये चीज़ें देखी, तो उन्होंने अलग-अलग कंट्रीज़ में जाकर लोगों को सिखाना शुरू किया। हुँ, इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और हुँ। मैं दिन-रात यही सोचता रहता था कि मैं उनसे मिलूँ, उनसे मिलूँ, इनसे मिलूँ। लेकिन मैं बॉम्बे में था और वो यूएसए में थे और मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था कि मैं यूएसए जा सकूँ। मुझे 4 साल का टाइम लगा और मेरी प्रेयर 4 साल के बाद रंग लाई, तो मुझे पता लगा कि वो जो हैं कैलिफ़ोर्निया से दुबई जो है
क्लासेस लेने के लिए आ रहे हैं और उनकी क्लासेस का मतलब इनिशिएट करना होता है होपोनोपोनो। और बस मैंने सोचा नहीं, मुझे तो किसी तरीके से जाना है। और उस समय भी मेरे पास पैसे नहीं थे। अब आप सोचेंगे कि हर बार मेरे पास पैसे क्यों नहीं होते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो भी मैं कमाता हूँ, वो मैं अपनी लर्निंग्स में लगा देता हूँ। वो मैं अपनी ट्रैवलिंग्स में खर्च कर देता हूँ और इधर से ये सीखा, उधर से वो सीखा, वो वहाँ खर्च हो जाता है, तो मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं। मैं लेता नहीं हूँ किसी से और ना ही मुझे लोन और क्रेडिट वगैरह पे जो है लाइफ जीने की आदत है। सो मैं कमाता हूँ और मैं उसको खर्च करके अपनी ही ग्रोथ में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उस समय भी मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैंने बोला देखो, आपने मिलाने का ये एक ज़रिया तैयार किया है और आपको ही मिलाना है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। समहाउ 2 दिन के अंदर-अंदर वर्कशॉप से पहले पैसे का इंतज़ाम भी हुआ और टिकट का इंतज़ाम हुआ, वीज़ा भी हो गया और मैं पहुँच भी गया, जबकि मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं थी। कोई जगह नहीं थी। मैं वहाँ पे पहुँचा तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बोला कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, देखते हैं कुछ। उसी बीच में मेरे एक्यूपंक्चर के एक साथी हैं जो केरला में रहते हैं, अभी भी केरला में रहते हैं। उनसे मेरी बात हो गई अचानक से। उन्होंने पूछा आप कहाँ हैं? मैंने बोला मैं दुबई आया हूँ वर्कशॉप के लिए। और तो उन्होंने पूछा ठहरे कहाँ हैं? मैंने कहा कहीं ठहरा नहीं, मेरे पास जगह नहीं है। कहते हैं रुको मैं बताता हूँ। कहते हैं मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने किसी को कॉल किया, उनसे नंबर लिया, मुझे नंबर दिया, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला आ जाओ। कह रहे 2 रात की तो बात है और मेरे लिए रहने की जगह होगी फ्री में। उन लोगों ने मुझे घुमाया भी खिलाया पिलाया भी। अब देखिए, यही होपोनोपोनो करता है कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कि मेमोरीज, डेटा, जो भी कह लीजिए, पास्ट कर्मास जो वो क्रिएट कर रहे हैं, और जब आप होपोनोपोनो करते हैं, सो वो जो है ना डिलीट होते चले जाते हैं। वो ऑब्स्टिकल्स हटते चले आते हैं और आपको राह जो है ना बनती चली आती है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो काम हो ही जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे इतने सारे मेरे लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं, मैं बताना शुरू करूँ तो कुछ हफ्ते तो निकल जाएंगे। So interesting. Some are unbelievable, literally unbelievable. For example, मैं गढ़गंगा जा रहा था और आधे रास्ते में जाके वहाँ पे एक टोल आता है। वो टोल पे जो है ब्लॉकेज हो गई। मुझे नहीं मालूम था, मैं पहली बार जा रहा था, ब्लॉकेज थी। अच्छी तरीके से ब्लॉकेज थी। मैं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ जा रहा था और किलोमीटर तक जैम था। ना आप आगे जा सकते और ना आप पीछे जा सकते। तो हमने किसी से पूछा भैया कितना टाइम लग जाएगा? तो बोलते हैं कुछ नहीं कह सकते, होने को 2-3 घंटे में छट जाएगा, होने में आपको रात भी लग जाएगी। कहिए कैसे हो गया? अब क्या किया जाए? अब वो एक शुरुआती दौर था। मैं 2013-14 की बात करूँ तो मेरा बच्चा हुआ था, छोटा ही था। तो अब क्या जाए, तो तब मुझे ध्यान नहीं रहता था इतना ना। फिर मुझे रिकॉल हुआ, अरे होपोनोपोनो क्यों नहीं करते? ऑब्स्टेकल ही तो है ना। फिर मैंने डिविनिटी से प्रे करना शुरू किया कि ये जो सब मुझे दिखाई दे रहा है, ये कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेमोरीज हैं जो कि मुझे परेशान करने के लिए आई हुई हैं।
और ये मैंने अपने हाथ पे भी लिखवाया हुआ है। और मैंने जब ये बोला कि ये कुछ भी नहीं है, सब मेमोरीज हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये वही कर सकता है, अब मैं तेरे पे छोड़ देता हूँ। 5 मिनट के बाद मैंने देखा एक साइड से लोगों ने गाड़ियां निकालनी शुरू कर दी। अब मैंने बोला, मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा वो गड्ढे उड्ढे में से। मैंने वाइफ से पूछा, वाइफ बोलती है पता नहीं क्या, फंस जाए कहीं यहीं इसी में फंस जाए। कहा चलो अब राह दिखाई दी है ना, अब मेरे को तो चलना है। मैं उसमें निकला, कुछ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया होगा, अचानक से देखा कि गाड़ियां क्लियर होनी शुरू हो गई। सो जो कुछ घंटे लगने थे, 45 मिनट्स में हम लोगों ने वो क्रॉस कर लिया। वो दिन है और आज का दिन है, जब भी मेरी लाइफ में मुझे किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल, किसी भी तरीके का ट्रैफिक जैम, ट्रेन लेट, फ्लाइट लेट, कुछ भी दिखाई देता है, मैं जस्ट बैठ जाता हूँ और मैं होपोनोपोनो करता हूँ। कभी 5 मिनट में और कभी 15 मिनट में वो सारी चीजें डिसॉल्व होने शुरू हो जाती। वाह, ये तो एक वो कहते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन, जब आप सरेंडर कर रहे हो, उसे याद कर रहे हो, है ना। सो हाउ डज इट वर्क? अब कईयों के दिमाग में ये आएगा कि होपोनोपोनो है, बट आपने सिर्फ होपोनोपोनो बोलना है? जैसे आपने कहा कि मैंने सोचा कि वो जो ऑब्स्टिकल है ये कुछ नहीं है और सब क्लियर है, उस विजन को लिया और फिर आपने होपोनोपोनो, मतलब वो क्या चारों सेंटेंस बोले, और जो व्हाट इज इट, व्हाट इज अ प्रोसेस अबाउट इट? सो जब आपको ये जान लेते हैं, जब आप जानना शुरू कर देते हैं कि ये तो सामने सिर्फ मेमोरीज है। अब मेमोरीज आप तो क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि आपने ही कहीं ना कहीं पहले क्रिएट किए, तो ये क्लियर कौन करेगा? सो जिसने जिंदगी बनाई, जिसने लाइफ बनाई है, आप उनको पिटिशन करते हैं। उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं। मेजरली हम लोग जानते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कोई एक टेक्निक जरूर शेयर कीजिए यहाँ पर, जो सबके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जहाँ पे उन्हें लगे कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आज उन्होंने एक मणि तो पा ही ली। हाँ, मैं बताता हूँ, क्योंकि उससे वो बताने से पहले मुझे डिविनिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लीज, इट जस्ट टेक सेकंड्स एंड सी व्हाट कम्स। यस। सो अभी जो है इंस्पिरेशन से 2 टूल्स, आप वो टूल्स बोल सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे आया इस पॉडकास्ट के लिए, और हर पॉडकास्ट मेरे लिए इंडिविजुअली एक क्लीनिंग का अपॉर्चुनिटी है। शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के लिए मैंने कुछ किया। मैंने इक्विपमेंट से बात की, मैंने इस रूम से बात की, मैंने जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ मैंने उन चेयर से बात की। वो बात करने के तरीके भी हैं। उसके बाद मैंने एक टूल यूज़ किया। मैंने बहुत सारे अलग अलग कलर के पेपर्स मेंटली सोचे, आइस ब्लू कलर का, वाइट कलर का, ऑरेंज कलर का, इंडिगो कलर का। सो ये सारे पेपर्स मैंने मेंटली अपने हाथों में इकट्ठे किए, बहुत सारे पेपर्स, और मैंने उनको थैंक यू, आई लव यू बोल के और जो है हवा में उड़ा दिया। वो एक्चुअली उनका काम क्या है, जैसे हम उनको उड़ाते हैं, जो भी मेमोरीज उस स्पेस में आपको परेशान कर सकती हैं या करने वाली हैं, ये उन मेमोरीज को पकड़ लेते हैं। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता है। अब ये इतनी पावरफुल टेक्निक है
बताने में बड़ी सिंपल सी लग रही है, लेकिन आप इसको ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं अगर आपको याद रहे, वो याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका कोई कोर्ट केस है और आपकी बहस होने वाली है और कोर्ट में पता नहीं रहता कि कब क्या होने वाला है और ज्यादातर वहां पे लड़ाई होती है। आप कोर्ट में एंटर करने से पहले या एंटर करने के बाद भी मेंटली ऐसे पेपर्स उड़ा दीजिए। सो जितने जो है नेगेटिव मेमोरीज जो भी घूम रही होंगी स्पेस में, वो उनको पकड़ लेंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यहाँ कुछ और होने वाला था, अब कुछ और हो रहा है, सब शांत हो जाएगा। कभी आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग में वहाँ बहस का मुद्दा बनने वाला है, ठीक है, और नॉर्मली सही गलत के चक्कर में सब पड़े होते हैं। वहाँ पहुँचिए, आप पहले भी कर सकते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद और मेंटली जो है पेपर्स उड़ा दीजिए। आप देखेंगे धीरे 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 चीज़ें शांत होनी शुरू। मेरे कुछ हैं जिनको मैंने सिखाया कभी, सो वो कभी कभार मुझे फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि हम क्या करें। तो एक मैडम की बड़ी बहुत पैसा भी फंसा हुआ था और वहाँ पे बड़ी बहस भी होने वाली थी। तो मैंने बोला आप ये करिए। उन्होंने किया, आके बताई, बोली कि वहाँ तो माहौल ही चेंज हो गया, सब कुछ स्मूथली निकल गया और वो पैसा देने के लिए भी तैयार हो गए आराम से। मैंने बोला ऐसे ही होता है। सो इसमें कोई खास कलर्स हैं या यही ब्लू एंड ऑरेंज जो जो उस कलर समय आते आपके मेंटली आ जाए। जो आपके इंट्यूटिवली वो रंग आए, यस है ना? विबग्योर में से 7 रंगों में से यस उसको उसे कहो कि ये ले जाओ, इस ऑब्स्टिकल को एग्जैक्टली संभाल लो, यस रास्ता क्लियर कर लो। लेकिन इसमें सरेंडर भी है, उसमें उम्मीद भी है, उसमें मोहब्बत भी है, उसमें माफी भी है ना? हाँ हर पल उसमें वो है कि भाई बिल्कुल, तुम हो, जो आप हमें है। वो आप है, जो आप है वो सो आई बिकम यू, यस। राइट? सो और कलर अगर आपको चूज ही करना चाहता है तो चक्रास के कलर चूज कर वही लीजिए। विबग्योर चक्रास के कलर। हमारा जिंदगी में चक्रास का ऐसा खेल है, ऐसा खेल है, अगर मैं बताना शुरू करूं बहुत टाइम निकल जाएगा, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो एक चीज तो आज सुनाई दीजिए विनीत जी, वो भी इजाजत मांग लीजिए उस डिविनिटी से। उससे पहले मैं एक टूल बता देता हूँ एक और। प्लीज प्लीज। बहुत सारे लोगों को फिजिकली जो है एलिमेंट्स रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स को माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम रहता है और बहुत सारे फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान पेन भी बहुत होता है, मीनोपॉज के दौरान भी पेन होता है। जस्ट मैं एक सेकंड के लिए रुकूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंटेंस वो है। बहुत ओके, सो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी फीमेल को मीनोपॉज आता है, दे गो थ्रू अ वेरी बैड टाइम मोस्टली। हाँ, मतलब बैड टाइम इमोशनली, हर चीज में, फिजिकली, इमोशनली, इमोशनली, स्ट्रेस है, पेनफुल, एवरीथिंग, राइट। लेकिन हम जो देखते हैं वो तो खाली कंटेम्प्रेरी मेडिसिन के हिसाब से देखते हैं। हमारे जो मास्टर ने बताया, क्योंकि वो आपका लास्ट टाइम है, आपकी ब्लीडिंग है, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी चली है और शुद्धिकरण किया है क्लीन, उनका तो वो फेज निकल जाता है आराम से। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको वो लाइक अ हेल, वो टाइम जो है ना लाइक अ हेल निकल। उस समय मेमोरीज सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहे होते हैं। मेमोरीज होती हैं, एंटिटीज होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब जो है आके आपको ना बड़े बुरी तरीके से कर, इसलिए आपको तकलीफ। सो हमने पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं। उनका हमेशा एक ही जवाब रहता है, क्लीनिंग करो, होपोनोपोनो करो,
और देखो आपका टाइम जो है, आपकी मेमोरीज धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाएंगी, डिलीट होनी शुरू हो जाएंगी, और जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। तो हमने उनसे पूछा कोई ऐसा टूल जो कि ये उस पेन को कम कर सके या ख़त्म कर सके या माइग्रेन को कम कर सके। तो उन्होंने बोला हाँ है, ऐसा टूल है। तो हमने उनसे पूछा वो क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक कांच की बोतल लीजिए और जो कुछ ब्लू कलर इस तरीके का कोबाल्ट ब्लू होना चाहिए। ओके। ठीक है, कोबाल्ट ब्लू कांच की बोतल होनी चाहिए और उसका ढक्कन प्लास्टिक का होना चाहिए, आयरन का, मेटल का नहीं होना चाहिए। उसमें पानी भरिए और उसको मिनिमम 30 मिनट तक सनलाइट में रखिए। वो पानी ब्लू सोलर वाटर बन जाता है। बहुत सालों तक मैं इस पे रिसर्च करता रहा। उन्होंने ब्लू सोलर वाटर बोला, लेकिन ये कहाँ मैंने देखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं परेशान हो गया, मैंने डिविनिटी से पूछा कि मेरे को बताओ, मुझे जवाब दो। और एक दिन मैं राधा कृष्ण के टेम्पल गया, देखा तो राधा तो गोरी है और कृष्ण तो काले हैं। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? कि हमारे हिंदू धर्म में विष्णु को, महादेव को सांवले रंग या ब्लू कलर में ही क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो कलर डिविनिटी का है। मैंने कहा कहां से कहां तार जुड़े हुए हैं। सो जब हम वो ब्लू सोलर वाटर कंज्यूम करना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे जो मेमोरीज जो है वो आपकी जो है डिलीट होनी शुरू होती हैं, और आपकी वो प्रॉब्लम जो आपको जो माइग्रेन मेमोरीज एज अ माइग्रेन आपको परेशान करना शुरू होती है, वो धीरे धीरे शांत होनी शुरू होती हैं। आपके लाइफ से वो मेमोरीज चली जाती हैं और कहाँ वो प्रॉब्लम गायब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। सो ब्यूटीफुल। सो ये जो 2 टूल्स हैं आप यूज़ करके देखिए। और ब्लू सोलर वाटर को आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। बैक प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको बैक का इशू है, और जितना ब्लू सोलर वाटर पिएंगे उतना जो है उनके डिस्क वगैरह हाइड्रेटेड रहेंगी, और स्पाइन के से जो मेमोरीज जुड़ी हैं उनको भी वो धीरे धीरे जो है डिलीट करते जाएंगे। स्पाइन के लिए भी ब्लू ही है या उसमें येलो भी आता है? क्योंकि एक शक्तिपूर्ण एक आती है। देखिए हम जब चक्रास की बात करते हैं ना, तो चक्रास एग्जैक्टली स्पाइन में होते ही नहीं है, वो तो बाहर है। ठीक है, और एक में है आपके सटल बॉडी में, और एक में। हमारे टीचर बोलते थे कि आपकी जो स्पाइन है वो आपकी एंसेस्ट्रल लीनिएज रिप्रेजेंट करती है। सो जिसको बैक का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली वो ये समझ लें कि उनके एंसेस्ट्रल में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सो ब्लू सोलर वाटर इज वन ऑफ द वेज वेयर यू कैन डिलीट दोज मेमोरीज। लेडीज को लेकिन बैक के प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं इमोशनल स्ट्रेस भी है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, कुछ एक स्ट्रेस का टाइम। तो आपने वही बताया कि वो जो मीनोपॉजल टाइम होगा या कुछ एक इमोशंस को लेकर उसको शांत करना, तो स्पाइन और ये दोनों में ये ब्लू वाटर इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। अब मुझे बताइए कि आपने कितने फीमेल्स को देखा है जो शादी से पहले उनको प्रॉब्लम हुआ हो स्पाइन का? ना के बराबर, बहुत कम। ज्यादातर फीमेल्स को स्पाइन का प्रॉब्लम होता है शादी के बाद। क्यों? एक तो बच्चे में आते हैं, बच्चा करती हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज है ना। एक जीव को आप पैदा कर रही हैं, उसको बड़ा कर रही हैं, फिर पैदा कर रही हैं, और वो प्रसूति में आपकी सारा कुछ आपका एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, है ना। वो तो हमारा वुमेन का कंटेम्परेरी मेडिसिन बताती है। ठीक, हर एक को नहीं होती, हर एक को नहीं होती। जब हमारी शादी होती है ना,
सिर्फ एक आदमी और औरत में शादी नहीं हो रही होती, एक आदमी और औरत की प्रेजेंट फैमिली में भी शादी नहीं हो रही होती, उनकी पूरी एंसेस्ट्रल लीनिएज में वो एक संबंध आता है, संबंध बनता है। अगर जिन्होंने शादी से पहले क्लीनिंग की है, उनके तो संबंध रहते हैं मधुर। और जिनके फैमिलीज में जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतनी जल्दी डिवोर्स हो जाता है या उतनी ही लड़ाइयां होती हैं। इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो कि शादी से पहले बहुत सही हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, शादी होते ही देखिए आप कुछ ही टाइम में जो आई लव यू जो है वो आई हेट यू में बदल जाता है, क्योंकि वो नहीं लड़ रहे हैं, उनके खानदान लड़ रहे होते हैं। तो होपोनोपोनो पहले से ही उस चीज को समझे, होपोनोपोनो को, और वो पहले से ही उसको कर सकते हैं दोनों अपनी साइड में, और उससे निजात पा सकते हैं उस ऑब्स्टिकल से। उसके बाद भी, शादी के बाद भी खुद मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि आप जब शादी से पहले खुश हो रहे थे, शादी के बाद ये सब चीजें अपना रंग दिखाना शुरू करती हैं। बट आपको अगर होपोनोपोनो मालूम है, आप उसको धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं और आपकी जो है मैरिज लाइफ बहुत ही स्मूथली चलनी शुरू हो जाती है। या तो साथ में स्मूथली चलती है या बिल्कुल अलग हो जाते हैं, इसको भी माना है, क्योंकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो जाते हैं, ना कि दो इंसानों में बट उन परिवारों की जो लेन देन है उसको भी हम पूर्ण कर लेते हैं, है ना? तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी की गेम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक अगर दो आदमी पूरी लाइफ लड़ते झगड़ते और इस तरीके से तकलीफ में गुजरे, इससे अच्छा है कि वो बड़े शांति तरीके से अलग हो जाए। और विनीत, कई बार ऐसा भी होता है कि जब सोल कॉन्ट्रैक्ट उन परिवारों के भी पूरे हो जाते हैं तो आप अलग हो जाते हैं, राइट ना? क्योंकि सब कुछ लीनेज से चल रहा है, किस सोच से, कहां से, कब, कौन सा कर्म पूरा करने आप आए हैं, कौन सी माफी किसको मानी है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। और फिर आप धीरे धीरे उसे पूर्ण करके आप अपनी अपनी जिंदगी में निकल जाते हैं। आपने नाम सुना होगा इसका, लेकिन होपोनोपोनो में हम इसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं आका कॉर्ड्स। हम अपने रिलेशंस में सबसे, फ्रेंड्स वगैरह से, सबसे, मैं आपसे, आप मुझसे, हम लोग जो अभी इधर हैं, वो सब किसी न किसी आका कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। और जब वो आका कॉर्ड जितनी थिक होती है उतने हमारे लॉन्ग रिलेशंस चलते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। लेकिन जब वो थिन होनी शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल थिन होके डिटैच हो जाती है, तो मतलब अब आप लोगों के कर्मास की लाइफ पूर्ण हो गए, आप अपने रास्ते चले जाते हैं, हम अपने रास्ते चले जाते हैं। कितनी खूबसूरत है ना ये एनर्जी गेम। वाह। बट इसको जानना, इसको, वही मैं बोल रही थी, ओशो ने कहा जानना बहुत जरूरी है। हम मान लेते हैं बट उसको महसूस करो। एक आप दूरदर्शन करते हो और एक दूसरे का देखते हो, एक है आत्मदर्शन, अपने दर्शन कर लो, अपनी आत्मा के दर्शन, और समझो कि आप जो हैं उसमें क्या क्या करने की जरूरत है और क्या क्या कर सकते हो, कितनी क्षमता है। सो बट सरेंडर, माफी और थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, है ना? और ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, हमने जैसे माफी की बात की, ठीक है, होपोनोपोनो की ब्यूटी देखिए कि आपकी किसी से लड़ाई हुई, ठीक है, कोई आपसे छोटा है, ठीक है, रिश्ते में छोटा है, तू मैं हो गई, गाली गलौच हो गई, और कभी कभी हाथ वाथ भी छूट जाता है। अब आपको पता है कि आपकी गलती थी, अगर आपको पता है कि आपकी गलती थी, लेकिन ज्यादातर हमारी ही गलती होती है क्योंकि वो घटना हमारी लाइफ में घट रही है। लेकिन ईगो तो आपको तो उस
इंसान को सॉरी बोलने देगी नहीं, ज्यादातर केसेस में हो ही नहीं पाता। होपोनोपोनो की ब्यूटी ये है, आपने शायद पहले भी सुना होगा, कि आप उस इंसान को मेंटली अपने सामने रखें, से सॉरी फील करें, डिविनिटी को से सॉरी फील करें कि हाँ, हम ये पहचान नहीं पाए कि मेमोरीज अपना खेल खेल रही थी और मेरे से एक और कर्म हो गया, बट आप सब जानते हैं और मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, और अब आपके हाथ में इसको रेक्टिफाई करना। जहां आपने बोला, हो सकता है इमीडिएटली, मैंने खुद देखा है, अपने आप ही अपने आप रिजॉल्व हो जाता वो है। रिजॉल्व हो जाता है, वो बंदा भी चेंज, आप भी चेंज, दोनों शांति में। नजरिया चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, वातावरण चेंज हो डिविनिटी का जाता है। इंटरवेंशन आता है, चेंज। या हाँ, ये भी है उसकी जगह, जैसे हम बात कर रहे थे कि जहां आपका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट या आका कॉर्ड्स थिन हो गई, आप अलग भी हो जाते। लोग शायद उसको अलग नजर देख, अरे आप लोग तो अलग हो गए, अलग नहीं हुए, इतनी ही जर्नी थी। कितनी खूबसूरत चीज होती है ना, चाहे किसी वस्तु से हो, चाहे स्थान से हो, हाँ, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे रिश्ते से हो, चाहे आपके जॉब से हो, राइट, है ना, कर्म से हो। आपका रिश्ता जब बदलता है और जब पूर्ण होने लगता है, तो एक एक अलग ही डायनेमिक्स पे काम कर रहा होता है, ऑल्टरनेटिव डायनेमिक्स पैराडाइम पे काम कर रहा होता है। अब क्योंकि अब आपका ये तो दिख रहा है, अब ये हो रहा है, अब आप उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, तो आप नए जन्म को फिर पैदा कर देते हो। ये भी है, ये है ना? भी है। एक तो अलग हो गए, चाहे हाँ, स्थान है, चाहे कोई भी चीज, लेकिन अगर आपने उस चीज के लिए तो डिविनिटी इंटरवेंशन आई, बट अभी आत्मा का सफर उस मकसद से, ये तो किसी व्यक्ति विशेष से हुआ ना। अगर आत्मा का सफर अभी लर्निंग नहीं हुई, तो रूप बदल के फिर आएगी, रूप बदल के फिर आएगी, क्योंकि आएगी। है ना, वो लर्निंग के। और फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो जब अलग भी हो रहे हो, वो भी आपका एक नया कर्म पैदा कर रहा है। इसलिए इसलिए जब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप होपोनोपोनो कर रहे हैं ना, आप क्लीनिंग में इतना चले आते हैं कि एक जिसका एक वर्ड जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, अवेयरनेस। You become aware of आप that आप cleansing. वो साक्षी भी आप हैं, हाँ, आप जब ऑब्जर्वर जब भी आप हैं। आपने साक्षी भाव अपने आप क्रिएट हो जाता है, वहां पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, आपको लाइफ वैसे जैसी है वैसे ही दिखाई देनी शुरू तो हो आप पात्र भी आप पात्र भी आप हैं। हाँ, स्टेज पे आप ही खड़े हैं। हाँ, रोल जो दिया गया है वो भी आप कर रहे हैं, yes, है ना, और आप दर्शक भी बन रहे हैं और उसके साक्षी भी बन रहे हैं, दर्शक भी और फिर साक्षी भी है, साक्षी। दोनों के। Isn't that most beautiful? यस, जहां आप वो स्टेट में आप पहुंचना शुरू होते हैं ना, सो आपके सारे कर्मास ना गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर आपके आपके डिजायर्स गिरने शुरू हो जाएंगे, हर चीज गिरना शुरू होगी। आप जन्म में तो तभी आएंगे ना जब डिजायर्स और कर्मा लेके जा रहे होंगे। जब आपके सारे वो गिर गए, तब आपको आगे नेक्स्ट लाइफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं। वो भी अपने हाथ में नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ वो भी सिर्फ हमारे टीचर बोलते हैं हमारे हाथ में क्लीनिंग है, एग्जैक्टली, एक चॉइस की क्लीनिंग। चॉइसेस। यस। तो विनीत, कितने तरह के होपोनोपोनो होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ होपोनोपोनो? सो जैसे मैंने पहले बताया कि ये होपोनोपोनो हवाई से आता है। तो हवाई में जो ट्रेडिशनल, सो कॉल्ड ट्रेडिशनल होपोनोपोनो को अलग नाम से जाना जाता था। उसमें क्या करते थे, उसमें नॉर्मली जो है शमन्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, और आप इसको तो अच्छी तरह जानते हैं। सो वो इन चीज़ों को देखते थे
किसी फैमिली में भी कोई भी दिक्कत आ रही है किसी के साथ भी, वो उन लोगों को बुलाते थे, उनसे उनको बैठाते थे और फिर वहाँ से उनके बीच में कॉन्वर्सेशन, सॉरी, आई एम सॉरी, सबका जो है जो आपके दिल में वो सब निकालिए और वो अपना काम करते रहते थे। वेंटिंग आउट हो रहा है, सारे इमोशंस हो रहे हैं, वो अपने उसमें, और यहाँ पे वो प्रेयर्स चल रही हैं और सारा हीलिंग हाँ, वो और उनकी क्लींजिंग अपनी हो जो है रही है। शमन्स की अपनी वो चल रही है और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती थी। अब इसमें क्या था, ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। उसमें सपोज करिए दूसरा पार्टी नहीं आई, तब आप क्या करेंगे? तो आप वहीं के वहीं रह गए, बंधे रह गए। सो हमारे जो जो ग्रैंड मास्टर हैं ह्यूलेन, उनकी टीचर थी जो खुद एक शमन थी और बहुत ही हाईली प्रेस्टिजियस उनको हवाई में उनको देखा जाता था। वो मेडिटेट भी करती थी और जब वो मेडिटेट करती थी घंटों घंटों बैठे बैठे अब मेडिटेशन में चली जाती। उनको जो है इंस्पिरेशन आया कि ये तरीके का आप होपोनोपोनो लोगों को सिखाना शुरू करिए कि अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद अपने आप जो है डिविनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी शुद्धिकरण, अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ के प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएं, आपको किसी के निर्भर ना रहना पड़े। तभी शामनिज्म में एक बहुत बहुत खूबसूरत है, आई बिकम यू। हाँ, यस। सो उन्होंने वो जो होपोनोपोनो कहलाता था और उसके आगे और भी जो लीनेज आते हैं, मैंने मेरे उस लीनिएज से भी टीचर रहे हैं और जो हमारे जो मास्टर हैं ह्यूलेन, मैं उनकी लीनिएज से भी आता हूँ। उन्होंने ये धीरे धीरे जो है मोर्ना सिम्योना उनका नाम है, सो उन्होंने ये उसको बोलते हैं हम सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो। आत्मदर्शन। यस। ये उन्होंने सिखाना शुरू किया और उन्होंने क्या क्या किया मैं बता भी नहीं सकता, बहुत कुछ है बताने के लिए। बट वही है कि जब तक आप करेंगे नहीं आप जानेंगे नहीं, और जब आप जिस दिन आप जानना शुरू कर देंगे फिर आप इसको करते चले जाएंगे। सो ये जो तरीका उन्होंने सिखाया हमने भी सिखाया और हम करते हैं और मैं लोगों को सिखाता भी था, फ्री वर्कशॉप भी देता था। पर बीच में मुझे ये पता लगा कि मैं कुछ लोगों को सिखा रहा हूँ और वो आगे जाके पैसे लेके सिखा रहे हैं। बट देखिए इसमें क्या रहता है कि अगर आपने परमिशन दी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना परमिशन लिए अगर ये कर रहे हैं, सो समवेयर यू आर क्रिएटिंग योर ओन कर्मास विद यू। एंड एक टाइम में आके मैंने वो वर्कशॉप जो है रोक दी। But I hope now you are doing it professionally also and charging whatever one can because one should. और इस चीज का ये है कि वो फिर प्रोफेशन बन जाता है। हाँ। और वो बुराई नहीं है, उस प्रोफेशन को किस तरह से आप कर रहे हैं, किस इंटेंट से कर रहे हैं। एक समय है, समय का एक समय को वैल्यू करने की भी चीज है ये। सो वो भी ठीक है, वो भी एक जर्नी में ही है वो भी है। लेकिन आपने तो सुना ही होगा, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप भी शैमनिज्म से गुजर चुके हैं और जब हम लोगों के क्लासेस होती हैं हम लोगों को आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी नहीं सिखाया जाता। हम लोगों को होपोनोपोनो में और डीपली लेके जाया जाता है। इसलिए आपके सामने ही बोल रहा हूँ कि हम जैसे आप बोलते हैं कि हम लोग मॉडर्न डे शमन्स हैं।
मैं तो शामन अपने आप को बुलाती भी नहीं क्योंकि ये बहुत ये उपाधि है। ये ऐसा जो मैं जहाँ से सीखी हूँ माइकल हार्नर के थ्रू और उनके केविन से जो योगानंद के लास्ट डिसाइपल थे, अभी उन्होंने किताब भी लिखी है कुंडलिनी योग पे। सो उनसे मैंने सीखा और वो कहते थे नहीं, मिनिमम एक तो 7 साल की प्रैक्टिस। शामन अपने आप को शामन नहीं बोलता, और जो रोज जर्नी करे और उसमें करके वापस आए और ये जिंदगी जिए, वो है। सो मैंने क्योंकि उन लोगों से सीखा है तो थोड़ा सा बहुत मस्तक हो जाते हैं, उन एलिमेंट्स को शुक्रिया करते हैं, एलिमेंट से ही माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं राह खोल, जो जो तुम्हें मंजूर, मैं तुम्हारे साथ, तुम सारथी बनो और मैं साथ में हूँ। सो ये गुरुओं के ऊपर भी है, मेंटर्स के ऊपर भी है कि किस तरह से आपको मिलते हैं। तो मैं खुशनसीब रही हूँ कि जिनसे मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बताई कुछ बातें। सो आज ये भी बात होनी थी, जबकि मैं ये नहीं, ये इस पे मैं रहती हूँ कि भाई वो कृपा होती है। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं विनीत, तो फिजियोथेरेपी में आपकी ये सोल थेरेपी जो है, ये कैसे आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, कैसे मिलाते हैं? जब से मैं होपोनोपोनो में आया और मैंने ये जानना शुरू किया कि हर एक चीज़ जो किसी की लाइफ में भी आ रही है, एलिमेंट आ रहा है, वो अपने कर्मास या मेमोरीज के थ्रू आ रहा है। हमारे डॉक्टर लेन ये बताते थे कि आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके साथ क्लीनिंग करना। मैं ना सिर्फ फिजिकली जो एज अ फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी कर रहा होता हूँ, मैं अंदर ही अंदर या दूसरे तरीकों से मैं क्लीनिंग भी कर रहा होता हूँ, ताकि मेरे और उस इंसान के जो है कर्मास जो जुड़े हुए हैं, जो मेरी लाइफ में आए हैं, वो भी खत्म हो, मेरी भी शुद्धि हो और उसकी भी शुद्धि हो, दोनों तरफ से। ऐसे मैं फिजियोथेरेपी में हर एक पेशेंट के साथ लेता हूँ और समहाउ मैंने देखा जो चीज़ 3 महीने में ठीक होती थी वो अब 3 दिन में ठीक हो जाती है। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सब होपोनोपोनो के थ्रू करता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ, ये आपके देखने वाले दर्शक भी इसको कर सकते हैं, और मुझसे जिन लोगों ने होपोनोपोनो सीखा वो सब ये तो जानते ही हैं, और जो मेरे मास्टर्स हैं अभी भी हैं, और जो लोग एक्चुअल रियल होपोनोपोनो करते हैं, कि हम लोग किसी भी व्हीकल में जब भी ट्रैवल करते हैं, कार में ट्रैवल करें, ट्रेन में ट्रैवल करें या प्लेन में ट्रैवल करें, वो भी हमारे लिए एक जीव है, एक एनर्जी है, वाइब्रेशंस हैं, वो लिविंग है, वो मरे हुए नहीं हैं, वो डेड नहीं हैं। हम लोग उनके साथ बात करते हैं कि हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको थैंक्स बोलते हैं कि वो हमें कहीं से कहीं किसी डेस्टिनेशन पर सही लेकर पहुंचा रहे हैं। साधन हैं हमारे। हाँ, हमारे साधन हैं, हमारे सारथी हैं, हम उनके थ्रू वहां तक पहुंच रहे हैं। ये हम सब लोग जो भी डीपली होपोनोपोनो करते हैं, ये ज़रूर करते हैं, हम उनको डेड नहीं समझते हैं, हम उनको किक नहीं करते हैं, हम उनको हाँ कभी कभार गुस्से में कुछ कह देते हैं, लेकिन फिर हम सॉरी भी फील करते हैं। जैसे माना जाता है जब आप किसी चीज को, हम कहते हैं ये निर्जीव है, उस निर्जीव में भी जीवंत है वो जीव शब्द, हाँ, है ना? वो कभी जीवंत रहा हो एक्चुअली सांस से, और जब वो आपके संपर्क में आ जाता है तो वो आपके ही
वाइब्रेशन से फिर जीवित हो जाता है ना? तो उस चीज को शुक्रिया, जिस कलम को उठाते हो उसको शुक्रिया, जिस पेपर पे लिखते हो उसको शुक्रिया। और ये एक बहुत खूबसूरत चीज है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी सांसें जिस तरह से बताती हैं हम जिंदा हैं, उसी तरह से हमारा हर चीज, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी चॉइसेस, वो हर चीज जिंदा हैं, वो बताती हैं इस मूवमेंट का, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यस, और हम जर्नी में एक दूसरे के साथ ही बढ़ रहे हैं। तो वो मूर्ति चाहे पत्थर की है, पर उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है जो हम डालते हैं, है ना? और हमारे साथ वो जुड़ जाते हैं बिलीव्स भी, कि नहीं ये मेरे साथ रहेगा तो मेरा एग्जाम भी अच्छा होगा, और मेरे कितनी खूबसूरती है। हम जाते आते बच्चे को, अच्छा ये रख ले, ये मेरे पेन ना हमेशा साथ है। एग्जैक्टली और कभी कभी आप अगर अपने पेन पेंसिल से अगर गुस्सा है ना, वो एन मौके पे दगा भी कर देते। हाँ, चलेगा ही नहीं, अब आप रोते रहिए वहाँ। अरे पहले तो बहुत होता था, जैसे वो फादर की, दादा की, नाना की कुछ चीजें हैं, तो उसको आप किस तरह से रखते थे कि उनके आशीर्वादों से ये है और इसका मैं लेके चलता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी अब कि इसको कैसे मैं आगे करूं और इसकी कैसे इज्जत रखूं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वाओ, ये तो मजा ही आ गया विनीत आपसे बातचीत करके। विनीत, आप जो ये हैमर थेरेपी करते हैं फिजियोथेरेपी में, वो क्या है? सो हैमर थेरेपी एक्चुअली, ये थेरेपी मैंने अपने मास्टर से सीखी है थाईलैंड के अंदर। ओके। सो मेरी जर्नी, जब मैंने फिजियोथेरेपी पढ़ ली, प्रैक्टिस शुरू हुई, वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। हमेशा यही रहता था कि मैं और क्या सीखूं जो कि पेशेंट्स को 3 महीने से 3 हफ्ते में ठीक कर सके, 3 हफ्ते से 3 दिन में ठीक कर सके, ताकि उसको वो पेन ना सहना पड़े उतने टाइम तक। और यही चीज़, यही सोच, यही जर्नी मुझे थाईलैंड लेके गई। And I became the first Indian to learn this hammer therapy from my academy. And now my school academy is the biggest, largest academy in whole world. Wow. Which academy is that? It's a Nuad School of Thaksin. So in Bangkok or in it used to be in Bangkok, but there they had a very small space. Small space भी means 5 floor का स्कूल था, वो उनके लिए स्मॉल था। अब जो है, अब उनका काफी एकड़ में फैल गया है। और कहाँ पे? So at there is a place known as Ban Rai. Okay. In it's 200 or 250 kilometers from Bangkok. So at a time 100 students can study there. Wow. And in winters the number even increases. So उसमें आप Ho'oponopono की, because you have become Ho'oponopono. I became So वो जब आप कर भी रहे होते हैं किसी की हड्डी को या दर्द को ठीक करते हुए, तो मुझे लगता है वो प्रेयर्स के थ्रू भी कमाल होता होगा। बिल्कुल, मेरे जो हैं प्रेयर्स चलते रहते हैं, और जब आप कोई भी प्रेयर खुद भी कर रहे हैं, जो भी टूल आपके हाथ में है वो उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हम वाटर को चार्ज कर सकते हैं मंत्र से, वैसे ही मेरे टूल्स भी जो हैं मेरे हिसाब से चलना शुरू हो जाते हैं। एंड लकीली आज तक मेरा अभी तक कोई टूल टूटा नहीं है। बहुत साल हो गए हैं, मैंने अपने टीचर्स के भी टूल्स देखे जो कि क्रैक कर गए हैं, मेरे टूल्स अभी तक क्रैक नहीं। उनका रिश्ता अभी आपके साथ बाकी है, अभी कर्म बाकी है, और अभी एंजॉय कर रहे हैं वो टूल्स आपके साथ और आप उनको, और मैं भी इमोशनली उनसे अटैच हूँ, और तो उनका ध्यान रखते हैं। बहुत ध्यान रखता हूँ, और
कुछ लोग ऑफेंड भी होते हैं, बट That's it. बट That's it. मेरे जो मेरे को खिला रहा है, जो मेरा पेट भर रहा है, मेरा पूरा मेरे उसको मुझे ठीक भी रखना है और उसको अच्छे से रखना है, चाहे So वो beautiful. कुछ भी हो। So beautiful. So वनीत जी, आज जो आपके साथ बातचीत हुई उसका मजा ही कुछ और हुआ। आई थिंक जितना मैंने फील किया आपने भी उतना ही फील किया होगा, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत फ्लो था। देखिए, जब मैं होपोनोपोनो के बारे में घंटों तक बात कर सकता हूँ और एंडलेस टॉक्स हैं, क्योंकि होपोनोपोनो है जिसके थ्रू मैंने बहुत सारे टीचर से मिला भी, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमने दो वर्ड सुने हैं, नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो होपोनोपोनो में क्लीनिंग का मतलब क्या है? जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो मेमोरीज, कर्मास जो भी हैं वो है लेकिन नहीं है, इल्यूजन है, इल्यूजन है, माया है। माया है ये। उस माया को कैसे हटाना है, वो हम ये होपोनोपोनो जैसा एक स्पिरिचुअल प्रोसेस हम उसको सीखते हैं और उसको यूज करते हैं। मैं यूज करना तो नहीं बोलूँगा, बट समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा कि हम उसको यूज करते हैं। बट धीरे धीरे आप वो बन जाते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं ना कि आपने किसी पे हीलिंग के लिए हाथ रखा और वो ठीक हो गया। क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कोई मेमोरी स्टक हैं और आप वो होपोनोपोनो बन चुके हैं और आप रखते हैं, और वो मेमोरीज जो है डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, ऑफ कोर्स डिविनिटी के थ्रू, और वो प्रॉब्लम चली जाती है। बट शायद मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि शायद वो उस वक़्त कोई आपके पास आता है जब वो प्रॉब्लम जानी भी होगी और आप माध्यम हाँ, बनते हैं, यस, है ना? जैसे क्योंकि यस, हम है ही नहीं नेति-नेति वाली चीज़, यस। या आप एक हो जाते हैं, तो वो अपने आप जिसको आप एक साधन बन जाते हैं। दैट इज़ व्हाट जब तक आपका समय इम्पोर्टेंट नहीं आता ना, आपकी समय। सफरिंग चलती रहती है। एग्ज़ैक्टली। कितने लोग मेरे पास आकर भी चले जाते हैं, हुँ। तो मैं ऑफेंड नहीं होता, मैं इरिटेट नहीं होता, मैं कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, अभी इनका समय नहीं है। एग्ज़ैक्टली। और जिससे होना है, जब होना है, जिस पल होना है, वो प्रकाश वहाँ पे है, सिर्फ़ आँखें खोलने की देर है। हाँ, बिल्कुल। तो आप क्या बताना चाहेंगे आज के व्यूअर्स को? देखिए, जो होपोनोपोनो करते हैं और जो होपोनोपोनो के बारे में जानते हैं, वो जो भी सीखें और जो भी जाने, वो एक रियल गुरु के थ्रू जाने, यूट्यूब के थ्रू मत जानिए। अब मुझे मालूम है कि आप कभी-कभी यूट्यूब के थ्रू ही, मैं खुद अपने मास्टर से यूट्यूब के थ्रू ही मिला हूँ। लेकिन उसने और मेडिटेशन ने, उसकी साधना ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं ये जान सकूं कि मुझे इस गुरु के साथ ठहरना है या नहीं ठहरना है। और अभी तक जो भी गुरु मेरे जिंदगी में आए हैं वो सारे एक्चुअल गुरु हैं, और गुरुओं से सीखिए जिन्होंने सालों तक इसको जाना है, अपनी लाइफ में उसको देखा है, तभी आप लोगों को ये फायदा करेगा। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ एंड देयर इज नो फ्री लंच। सो इंटरेस्टिंग। बिना साधना के कुछ नहीं सधता। हाँ, मज़ा आ गया। सो दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। थैंक यू विनीत। Thank you so much for having me, and again it is an opportunity for me, people like us, uh, to clean our karmas, to clean our memories. So nothing more, nothing less. सो आज का पॉडकास्ट नथिंग मोर और नथिंगनेस विनीत जी के साथ
बहुत ही शांति का एक ऐसा पल महसूस किया, एंड आई होप आप इसको देखते हुए आप भी उसे महसूस करें. सो थैंक यू. Thank you so much. Aloha. Aloha.